जय हिंद। इस क्लास में हम लोग बिहार के संपूर्ण पर्वत, पहाड़ियाँ, चोटियाँ एवं श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लासों में हमने बिहार का परिचय, बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का अलग-अलग विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। इस क्लास में हम लोग बिहार के सभी पर्वत, पहाड़ी, चोटी और उससे संबंधित जिलों के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएससी हर एक एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो या बिहार दरोगा, आप पाएंगे कि सभी पेपर में वो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर डालता है कि यह संबंधित पहाड़ी किस जिले में है, या फिर वो राज्य के स्तर पर चला जाता है और ये पूछ लेता है कि यह संबंधित पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ से हमेशा आप सारे प्रीवियस ईयर उठा के देखो किसी भी एग्जाम के, वहाँ में आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा बिहार के पर्वत, पहाड़ी और चोटियों से संबंधित प्रश्न। उसकी विशेषताओं से भी पूछ लेता है कभी-कभी कि यह किस लिए प्रसिद्ध है, या किस धर्म से के लिए संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें फैक्ट है और जिला है, फिर इसकी विशेषता है, तो याद करना होगा। तो इस क्लास में हम सारे ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करने हैं, और सभी तथ्य भी बताएंगे। जब हम लोग बिहार को प्राकृतिक रूप से विभाजित करते हैं तो पाते हैं कि बिहार का दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो है, बिहार का दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, इसमें धारावाड़कालीन चट्टान पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में विंध्यन क्षेत्र के चट्टान पाए जाते हैं। बिहार के सबसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ टर्शियरी चट्टान पाए जाते हैं, और मध्य जो गंगा का मैदान है, इसमें क्वार्टरनरी चट्टान पाए जाते हैं। तो ये सभी चट्टानों में जब हम देखते हैं कि बहुत जगह पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे विंध्यन श्रेणी में विंध्यन और रोहतास का पठार जो है, इसकी जो चोटियाँ हैं, यहाँ से बीपीएससी हर बार प्रश्न पूछता है। वैसे ही गया और जहानाबाद के क्षेत्रों में देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। जो भी पहाड़ियाँ हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जैसे शिवालिक क्षेत्र में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, तो आप देखेंगे कि उत्तरी चंपारण क्षेत्र में सोमेश्वर सरी हरहा घाटी। तो इस तरह से नाम, उसका जिला और उसकी विशेषताओं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे ही कैमूर और रोहतास क्षेत्र में देखेंगे तो मुंडेश्वरी पर्वत है, रोहतासगढ़ पर्वत है, रोहतासगढ़ का किला है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आपको एक एक करके हम यहाँ दिखाते हैं कि कितना अच्छे से हमने डिजाइन किया है, ताकि आपको एक भी चीज़ हम यहाँ गारंटी देते हैं कि इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। और मैं ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि भारत में कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेंगे आपको जो बिहार स्पेशल को इतने डिटेल में, इतने डीप में जाके पढ़ाए हों और 100% गारंटी दे दें। अगर दे भी रहे हों तो आप उनके जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, पढ़ाए हुए वीडियोज़ हैं, उनमें प्रीवियस ईयर ढूँढिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए एक-एक करके पढ़ते हैं। जो हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है उसको हमने ए, बी, सी, डी करके इतने क्षेत्रों में बाँट लिया है, जो कि यहीं पे हम आपको मैप में दिखा रहे थे। ए, बी, वहीं पे आपको कहीं सी मिलेगा, डी, ई, एफ, जी, यहाँ पे सी देखिए नालंदा वाला। तो ये हमने बस वर्गीकरण इसका कोई किया नहीं है, हम लोग अपने अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए कर दिया है, ताकि बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाए जिला वाइज। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा पूरा ओवरव्यू मैप हो गया कि हमें कैसे पढ़ेंगे। तो शिवालिक क्षेत्र, कैमूर और रोहतास का क्षेत्र। सी में देखेंगे तो राजगीर पहाड़ियाँ, जिसमें इतनी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। आप याद कीजिए कि बहुत सारे पेपर में गिरदगुट पहाड़ी पूछ लेता है किस जिले में है, किस लिए प्रसिद्ध है। फिर वैभवगिरी पूछता है, उदयगिरी पूछता है। गया में आइएगा तो ब्रह्म योनि बहुत फेमस है, ये भी पूछता है। तो बीपीएससी बहुत प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है, इसलिए ये डिटेल में हम लेकर आए हैं। आइए हम लोग पहला क्षेत्र शुरू करते हैं। पहला है हमारा पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिम चंपारण जिले में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं देख लेते हैं। जब हम लोग पश्चिम चंपारण में आते हैं तो हमें सोमेश्वर श्रेणी सबसे पहले मिलता है, जो कि शिवालिक का विस्तार है। याद कीजिए, जब हम लोग पर्वतीय पहाड़ आपको पर्वतीय क्षेत्र बिहार में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने शिवालिक आपको पढ़ाया था, जहाँ पे हमने देखा था कि शिवालिक क्षेत्र में ही सोमेश्वर श्रेणी है, जिसका सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर किला। और ये जो है सोमेश्वर श्रेणी भारत और नेपाल के बीच, साथ ही साथ बिहार और नेपाल के बीच सीमा भी बनाता है। वहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो थी, जो कि शिवालिक क्षेत्र में बिहार के जो पठार हैं, उसे हम लोग रामनगर दून का नाम देते हैं। और तीसरा था हरहा घाटी, जो कि एक मैदानी क्षेत्र था। इसके बाद जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो बिहार का गंगा का मैदान आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें याद किया। कौन कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी,
दूसरा सोमेश्वर किला, तीसरा रामनगर दून जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और चौथा हरहा घाटी। अब इसके लिए ट्रिक हमने यहाँ दिया हुआ है बहुत अच्छे से। पश्चिमी सोमा हराराम, पश्चिमी सोमा हराराम। पश्चिम चंपारण में कौन कौन से, देखो प से पश्चिम चंपारण, सो से सोमेश्वर रेंज, माँ से देखिए अब ये जो सोमेश्वर किला है ना, ये काली माँ का मंदिर के लिए फेमस है, तो सोमेश्वर किला का मंदिर या सोमेश्वर किला, तो माँ से सोमेश्वर माता का मंदिर, और हराराम तो हरहा घाटी, और र से रामनगर दून की घाटी। तो ऐसे आप लोग को याद करना है। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। पश्चिम सोमा हराराम, पश्चिम से पश्चिम पर चंपारण, सोमा से सोमेश्वर श्रेणी, और सोमेश्वर किला। माँ यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काली माँ का एक मंदिर है, ये ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस इसीलिए बनाया गया है। जो पश्चिम चंपारण जिले के हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। हराराम तो हरहा घाटी, आराम से रामनगर दून। तो एक तो ट्रिक से याद कर लो, या जैसे हम पढ़ाए हुए हैं, मैं पढ़ोगे 2-3 बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर किला, सो से सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला ही जो है बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत है, बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है। जस्ट अ सेकेंड। दूसरा है रामनगर दून की घाटी, तो ये इसी ट्रैक में समाहित है। पश्चिमी सोमा हराराम, देखते हैं कि जो पश्चिम के क्षेत्र के लोग हैं, वेस्टर्न जैसे कि यूरोपियन जो भी हैं, तो वो लोग सोमरस पीते हैं हमेशा, और वहीं से देख के भारतीय लोग सीख लिए हैं। तो एक भारतीय है जो कह रहा है कि हे भगवान, पश्चिमी जो सोमरस लोग पी रहे हैं तो उसको हटाइए, हर लीजिए, जो दुख है उसको हटाइए। तो पश्चिमी सोमा हराराम, पश्चिमी सोमा हराराम, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। कौन कौन से 4 किले थे, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर किला, हरहा घाटी और रामनगर दून। इसको हम एक एक करके अगर देखेंगे तो सोमेश्वर पर्वत जो श्रृंखला है, इधर देखिए दक्षिण में ये इंडिया है, और इसके उत्तर में क्या है, नेपाल वाला क्षेत्र है, और इन दोनों को अलग करता है। यह भूगर्भिक श्रेणी इसका अगर हम देखें तो ये शिवालिक का ही विस्तार है, शिवालिक का ही भाग है। हमने आपको पढ़ाया था इसको पहले ही क्लास में, अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास है। यह भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्धारण करता है। ये जो है इसी की जानकारी है, मैंने टेबल में भी दे दिया है, ये आपको मिल जाएगा वहीं पे, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। जिला जो है पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला, जिला पश्चिम चंपारण। इसके विस्तार हमने बताया था लगभग 70 किलोमीटर, और इसमें जो चट्टानें हैं शिवालिक रेंज की है। ऐतिहासिक रेंज में आप हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ सोमेश्वर फोर्ट जो है, किला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोमेश्वर जो किला है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर किला बिहार की सर्वोच्च शिखर, इसकी लंबाई 874 मीटर या 880, लगभग में 880 भी से बोला जाता है। 880 हम क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में एक एग्जाम हुआ है और उसमें ये 880 पूछा था, वही उत्तर सही माना गया है। तो ध्यान रखना है, क्यों आसपास वाला उत्तर हमेशा सही रहता है। तो सोमेश्वर किला बिहार का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर या 880 मीटर है। यह राज्य का सर्वोच्च बिंदु है या सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। तीसरा इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक कहानी जुड़ा हुआ है इस सोमेश्वर के क्षेत्र से। मध्यकालीन टाइम में राजा मान सिंह और मुगल कालीन यहाँ पे एक किला था। ये जो किला था मुगल कालीन ही है, और यहाँ पे पूर्व से मंदिर भी है। तो दोनों ध्यान रखना है कि पहले मंदिर भी था, जिसे मुगल काल में मान सिंह द्वारा इसे किले के रूप में भी विकसित किया गया था। सोमेश्वर किला जो कि सर्वोच्च चोटी है। रामनगर दून एक प्रहरी के रूप में काम करता है। रामनगर छोटी छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र है। अब डायरेक्ट बीपीएससी पूछ सकता है कि रामनगर दून किस जिले में स्थित है, तो रामनगर दून पश्चिम चंपारण में। तो ये चारों पश्चिम चंपारण के लिए है। पश्चिम चंपारण में जो चीज़ें थी उसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे। पश्चिमी सोमा हराराम, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर किला, माँ से काली माता का मंदिर, हराराम, हरफोर, हरहा घाटी, रामपुर, रामनगर दून। तो चारों याद हो गए। अब हम लोग अगले श्रेणी में प्रवेश करते हैं। सब ये ही दे दिए हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन से याद रहे। टूटी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला है रामनगर दून, लगभग 32 किलोमीटर लंबा है। हरहा घाटी जो है देखिए दोनों के बीच की पर्वतों के बीच के जो कितना अच्छा मनोरंजन दृश्य है। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, मनाली जाते हैं, ज़रा देखिए, ये ओरिजिनल पिक्चर है, वहाँ का लिया हुआ ओरिजिनल फ़ोटो है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिहार में इतने सुंदर दृश्य भी हैं आपके सामने दिख रहे हैं। अवस्थिति सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, और सॉरी ये क्या नाम है, हरहा घाटी जो है
सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच वाली जो घाटी है वहीं है, और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। यहीं पे आपको पीडमोंट मिट्टी भी देखने को कुछ हद तक मिल जाती है। अब हमारा दूसरा है कैमूर या रोहतास का पहाड़ी क्षेत्र। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं और की क्या विशेषताएं हैं। कैमूर, दो यहाँ जिला है, कैमूर और रोहतास। जो कैमूर जो बिहार में जो विंध्यन रेंज है वो 2 जिलों में है। हमने पहले ही बताया है, विंध्यन रेंज 2 जिला, कैमूर और रोहतास। तो एक साथ हमने रख दिया है कैमूर और रोहतास को। अब कैमूर और रोहतास में अलग अलग जिलों को देख लेते हैं। कैमूर में कौन सा पठार है, तो ट्रिक है कैमूर में मुंड पहाड़। कैमूर में मुंड पहाड़, इसको थोड़ा सा हटाना भी पड़ेगा। कैमूर में मुंड पहाड़, तो कैमूर में कैमूर श्रेणी और मुंड से मुंडेश्वरी पर्वत। कैमूर में कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत, मुंड पहाड़, तो ये तीनों याद हो गया। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला है जो विंध्यन का पूर्वी विस्तार है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसका विस्तार लगभग 483 किलोमीटर है पूर्णतः पूरे भारत में, और बिहार में इसका क्षेत्रफल जो है रोहतास और कैमूर में लगभग 2100 मीटर यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कैमूर जो पहाड़ी श्रृंखला है, यह सोन नदी, दक्षिण में सोन नदी इसके है और उत्तर में इसके टोंस नदी बहती है। अर्थात दोनों साइड में, दक्षिणी क्षेत्र में सोन नदी और उत्तरी क्षेत्र में टोंस नदी, और इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है शिवालिक श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जो शिवालिक कह रहे हैं, कैमूर जो रेंज है, कैमूर जो पहाड़ी है बिहार में, यह दक्षिण में सोन नदी और उत्तर में टोंस नदी का विभाजक, जल विभाजक क्षेत्र भी है। और दो ही आपको याद रखने हैं यहाँ, कैमूर का पहाड़ी और दूसरा है मुंडेश्वरी पहाड़ी। मुंडेश्वरी पहाड़ी बहुत ही फेमस है और यह हाल ही में हुए बीपीएससी, बिहार एएसआई और दरोगा तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मुंडेश्वरी पहाड़ी किस जिले में है? मुंडेश्वरी कैमूर जिले में है, और इसके लिए थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल और पौराणिक जो है इसका महत्व ज़्यादा होने के कारण ये प्रश्न ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। एक तो यह अष्टकोणीय नागर शैली का दुर्लभ मंदिर है, दूसरा है गर्भगृह का निर्माण एकल चट्टान से किया गया है, यह भारत के सबसे पुराने कार्यात्मक मतलब अभी भी जिसमें पूजा हो रहा है में से एक है, और यह किस शैली में है? तो नागर शैली में है, ध्यान रखना है। यहाँ पे दो जो है मंदिर ज़्यादा फेमस है मुंडेश्वरी पहाड़ी पर। मुंडेश्वरी माता का मंदिर, जहाँ पे रक्तहीन बलि की परंपरा है। रक्तहीन बलि क्या होता है? तो वहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है, बकरा मर जाता है और फिर जीवित हो जाता है, तो जीवित बकरे, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे एक ऐसी बलि दी जाती है जो कि अहिंसक है, अहिंसक बलि के लिए ज़्यादा फेमस है, और ये रियलिटी है। आप सर्च करके भी देख लेना कि जो बकरे की बलि दी जाती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं थी, वो पुनः जीवित हो उठता है। यहाँ पे माँ वाराही और भगवान शिव का संयुक्त निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पे जो शिव मंदिर है, यहाँ पे जो मुंडेश्वरी पहाड़ी पे शिव मंदिर है, वह सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना रंग बदलते रहता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार रंग बदलने के कारण यहाँ पे दोनों, मतलब कि आप सोच लीजिए कि एक तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना रंग बदल रहा है ये मंदिर। तो ये शिव के भगवान का मंदिर, और दूसरा मंदिर है मुंडेश्वरी का माता का मंदिर, जहाँ पे बलि तो दी जा रही है लेकिन बकरा फिर से जीवित हो जा रहा है, और इसी कारण से ये ज़्यादा फेमस है, और यही फेमस होने के कारण यहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। मुंडेश्वरी पहाड़ी किस जिले में है? कैमूर में। और मुंडेश्वरी पहाड़ी पे कौन कौन से दो मंदिर हैं? तो मुंडेश्वरी माता का मंदिर, जहाँ पे अहिंसक बलि दी जाती है और बकरा फिर जीवित उठता है। दूसरा है भगवान शिव का मंदिर, जो समय के साथ सूर्य के स्थिति के साथ अपना रंग बदलते रहता है। तो रोहतास में दो पहाड़ हो गए, कौन कौन सा? अभी हमने आपको पढ़ाया था इसके साथ, कैमूर श्रेणी और मुंड पहाड़। तो कैमूर में मुंड ऐसे याद कर सकते हैं कैमूर वाला। वैसे भी दो पहाड़ी है यार, इसके लिए क्या ही ट्रिक रहे, लेकिन हम दे दिए हैं ताकि आप टेंशन ना लो। और चंपारण में हमने बहुत अच्छे से याद कराया, उसको भी आपको ध्यान रखना है। कैमूर वाला दो ही है तो दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं रोहतास में, देख लेते हैं। रोहतास में केजीएफ है, ये ट्रिक है। और रोहतास में केजीएफ तो कौन कौन सा? कैमूर श्रेणी का, दूसरा जी से है, और तीसरा F4 है। तो ये तीनों पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ के लिए ट्रिक क्या है? रोहतास, तो रोहतास ऑलरेडी जिला हो गया। रोहतास में KGF है, K4 कैमूर श्रेणी का विस्तार इसमें भी है। G4 आपको
गोरफन है। और F4 फोर्ट, तो रोहतास पहाड़ी में खुद ही रोहतास का पहाड़ी जो कि शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व द्वारा इसे विकसित और स्थापित किया गया था, इसलिए इसे रोहतासगढ़ का पठार भी कहा जाता है। दूसरा है गोरठन पहाड़ी, तो KGF में K फॉर कैमूर, G फॉर गोरठन पहाड़ी। अब यहाँ गोरठन जो पहाड़ी है ये रोहतास पठार का ही हिस्सा है और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का मेनली ये हिस्सा माना जाता है, ये गोरठन पहाड़ी। तो बस यहाँ ये ध्यान रखना कि ज़्यादा ये इसमें कुछ ऐतिहासिक महत्व इसका है नहीं, गोरठन पहाड़ी का बस नाम याद रखना है किस जिले में है, तो रोहतास में। ये रोहतास पठार का हिस्सा है। K फॉर कैमूर श्रेणी और F4 यहीं पे था रोहतास किला तो रोहतास वाला रोहतास किला, तो तीनों हो गया सॉरी, रोहतास जिला, K फॉर कैमूर की श्रेणी, G फॉर गोरठन, F4 फोर्ट, कौन सा, रोहतास का फोर्ट। तो रोहतासगढ़ का किला रोहतास में ही है, ऑलरेडी आ गया। और यह बनवाया कौन सा था, तो राजा हरिश्चंद्र का जो पुत्र था रोहिताश्व, उनके द्वारा यह बनवाया गया था। तो हमने 3 क्षेत्र कवर किए। पश्चिम चंपारण में कौन कौन सा था, सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा वहीं पे सोमेश्वर किला, हरहा और रामनगर। फिर आए हम लोग, रिपीट कीजिए, फिर हम लोग आए किस में, कैमूर में मुंड, तो कैमूर में कैमूर पहाड़ी, मुंडेश्वरी पहाड़ी। कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी मेनली ध्यान रखना था। और मुंडेश्वरी में 2 चीज़ है, सूर्य की स्थिति के साथ शिव का रंग बदलते रहता है, पंचमुखी शिव मंदिर है। और दूसरा है मुंडेश्वरी माता का मंदिर, जहाँ पे अहिंसक बलि के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमने देखा रोहतास में KGF है, रोहतास में KGF, तो K फॉर कैमूर श्रेणी का भाग, G फॉर गोरठियन पहाड़ी, F4 रोहतास का किला। तो ये आपने यहाँ तक कवर कर लिया। गोरठन पहाड़ी रोहतास में, बस वही चीज़ जो हम बता रहे हैं यहाँ पे हमने लिख भी दिया है ताकि जब नोट्स आपको भेजे तो दिक्कत ना हो। उसके बाद शाहाबाद का पहाड़ी क्षेत्र जो कि थोड़ा सा संक्रमण क्षेत्र है। अब संक्रमण कहने का मतलब है कि जब आप बिहार का मैप देखते हो तो यहाँ पे आपको पूरे मिलते हैं रोहतास और कैमूर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा औरंगाबाद मिलता है। तो जो औरंगाबाद और रोहतास के बीच का जो क्षेत्र है ना, यहीं पे पाया जाता है शाहाबाद का पहाड़ी। तो ध्यान रखना, शाहाबाद से गलत नहीं होना। शाहाबाद का पहाड़ी कहाँ पे, आप हम गारंटी दे रहे हैं कि भाई किसी भी टीचर के नोट्स में ढूंढ के दिखाना, और मिलेगा तो स्क्रीनशॉट हमको भेज देना। तो शाहाबाद का पहाड़ी कहाँ पे है, औरंगाबाद और रोहतास के दक्षिण में। रोहतास के यहाँ पे जो रोहतास के दक्षिण और औरंगाबाद, तो यहाँ पे कौन सा है, शाहाबाद का पहाड़ी। ये छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है, ठीक है, ध्यान रखना छोटा नागपुर। अब ये चीज़ यहाँ पे है, कैमूर तो ऑलरेडी बिंधन में आ ही जा रहा है, कैमूर पठार में या बिंधन श्रेणी में, तो वहाँ सोचना नहीं है। दूसरा कौन सा रह गया, आपको ये रखना है, थोड़ा सा कैमरा को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब आप हमको भी देख पाइएगा बहुत अच्छे से। तो शाहाबाद वाला जो क्षेत्र है ये आपको जिला तो याद रखना है, बाकी किसका क्षेत्र का है, तो छोटा नागपुर पठार, CNP जो है बिहार में, छोटा नागपुर पठार जो है उसी का विस्तार है, ना कि विंध्यन का। और ये किसके बीच है, दोनों के संक्रमण क्षेत्र में, किसका, रोहतास और औरंगाबाद के बीच का क्षेत्र है, दोनों का संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद है राजगीर और गिरियक में चलते हैं। ये एग्जाम के दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट होंगे, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम चंपारण वाला, फिर आपको रोहतास और कैमूर वाला, बाकी ये चाहो तो आप छोड़ सकते हो, शाहाबाद वाला बस ध्यान रखना है एग्जाम में। रोहतास में कौन सा है, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, राजगीर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गया, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। राजगीर और गया वाले क्षेत्र से पश्चिम चंपारण से ऊंची सबसे छोटी पूछी जाती है। जो राजगीर पहाड़ियाँ हैं यह मगध का एक बहुत बड़ा दुर्ग के रूप में काम करती थी, और यहाँ पे जो है चारों तरफ से पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ चीज़ें आपको दिखती है, जो कि इसको और अधिक इम्पोर्टेंट बनाती है। ये जो क्षेत्र है इसे साइक्लोपियन की दीवार भी कहा जाता है, साइक्लोपियन की दीवार, साइक्लोपियन। अब ये होता क्या है, तो देखो हम लोग जनरली घर बनाते हैं तो ईंट रखते हैं, ईंट के बीच में फिर सीमेंट डालते हैं, लेकिन ऐसा एक दीवार बनता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर, और फिर इस पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, फिर इस पत्थर के ऊपर मतलब बीच में कुछ भी सीमेंटिंग एजेंट नहीं है, बस पत्थर के ऊपर पत्थर डाले जा रहे हैं,
और वो अपने पत्थर में वजन के कारण ही टिका हुआ है, इसे साइक्लोपियन दीवार कहा जाता है। और बिहार में यही राजगीर वाले क्षेत्र में साइक्लोपियन दीवार पाई जाती है, जिसमें वैभवगिरी, रत्नागिरी, गिरधकूट, विपुलगिरी और सोनगिरी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो जो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। 1 मिनट यार राजा, हाँ रहने दो। ठीक है, अब राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं उनको याद करने के लिए हमने पहले भी एक छोटा सा ट्रिक बनाया था कि जो भी रईसी से संबंधित चीज़ें हो, पैसे या संपन्नता से संबंधित चीज़ें हो, वो कहाँ पे हो मिलेंगे आपको? राजगीर में मिलेंगी, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा रहा है राजगीर वाला क्षेत्र, तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, राजा वैभवशाली रत्न गिरिध विपुल सोने में उदय होता है। जो भी राजा व्यक्ति होता है वो बहाने नहीं करता कि चलो घोड़ा से गिर गए हैं, हमको दर्द हो रहा है, पीर है। तो राजा वैभवशाली रत्न गिरिध विपुल सोने में उदय होता है, जरा सा घोड़े से गिरने से ये नहीं कहता है कि हमको पीर है, पीड़ा है। तो ये एक ट्रिक है, राजा वैभवशाली रत्न गिरिध विपुल सोने में उदय होता है, जरा घोड़े से गिरा पीर है। अब ये बस जैसे भी हो जिला याद होना चाहिए, और इसकी थोड़ी सी विशेषताएं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने मंदिर वाले बताए और भगवान शंकर वाले और मुंडेश्वरी मंदिर वाले बताए, तो वैसे आपको याद रखने हैं। तो अब राजा से राजगीर की पहाड़ियाँ, राजगीर गिरिया की पहाड़ियाँ, वैभवशाली से वैभव गिरी की पहाड़ियाँ, रत्न से रत्नागिरी की पहाड़ियाँ, गिरिध से गिरिधकूट पहाड़ी, विपुल से विपुलगिरी पहाड़ी, सोने से सोनगिरी पहाड़ी, उदय से उदयगिरी पहाड़ी, जरा से जरासंध का अखाड़ा पहाड़ी, घोड़ा से घोड़ा कटोरा पहाड़ी, गिरा से गिरियक पहाड़ी, पीर से पीर पहाड़ी या पिपला पहाड़ी। तो आप देखेंगे कि भाई सारा चीज़ तो इसी में कवर हो गया ट्रिक में, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल भी इसको दे देंगे ताकि आप याद कर पाओगे। देखो यहाँ पे ये रहा, आपको यहीं इसको हम साइक्लोपियन की दीवार कर रहे थे, दीवार बनाया गया है, यही साइक्लोपियन की दीवार है। अब इसको मैं बता देता हूँ, साइक्लोपियन वाल वह प्राचीन निर्माण तकनीक है जिसमें बिना किसी जोड़ने वाले पदार्थ अर्थात सीमेंट के केवल विशाल अनगढ़ पत्थरों का एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि अपने स्वयं के भीतर ही टिके रहे। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बढ़ाया था कि जो साइक्लोपियन वाल इसे कहा जाता है, जहाँ पे एक के ऊपर दूसरे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर को रखा जाए और ये अपने वजन के कारण ही टिके हुए, बीच में कोई सीमेंटिंग एजेंट नहीं है। और इसकी 5 प्रमुख पहाड़ियाँ इसी के तहत है बिहार में, जैसे कि हमने अभी ट्रिक जो बताया था वहीं से आप याद कर लीजिए कौन कौन सा था। राजगीर में वैभवशाली, रत्नागिरी, गिरिधकूट, विपुलगिरी, सोनगिरी, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना होगा। अब ये नहीं पूछेगा कि साइक्लोपियन दीवार में कौन संबंधित है, बट ये जरूर पूछ सकता है कि साइक्लोपियन की दीवार से संबंधित कौन सा जिला है या कौन सा कौन सी जो चोटी है, पहाड़ी है, वो साइक्लोपियन दीवार से संबंधित है या किस जिले में संबंधित है साइक्लोपियन की दीवार। तो थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा, बट हाँ ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में हम नहीं छूटने देंगे। चलिए देखते हैं राजगीर की पहाड़ियाँ, सामान्य परिचय देखते हैं। तो ये नॉर्मली नालंदा जिले में है, और यहाँ पे जो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं इसलिए ज़्यादा फेमस हैं कि जब बिहार में मगध शासन शुरू हुआ तो राजगीर से ही शुरू हुआ था, और यहीं पे भगवान बुद्ध भी रहे। चंद्रगुप्त तो बहुत बाद आए, वो पाटलिपुत्र में आए हुए लोग, लेकिन जो बिंबिसार था वो जो है अपना राजधानी जो बनाया था यहीं गिरिब्रज को बनाया था। और प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो वो राजगिरी या गिरिब्रज ही थी, जो कि 5 पहाड़ियाँ, यही 5 पहाड़ियाँ से घिरी हुई राजधानी थी। राजगीर पहाड़ी के बाद हम लोग देखते हैं कि वैभवगिरी पहाड़ी। वैभवगिरी जो पहाड़ी है यह बौद्ध संगीति का साक्षी है। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति यहीं पे हुई थी, वैभवगिरी पहाड़ी पे। वैभवगिरी पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति हम लोग जब पढ़ते हैं तो कब हुआ था भाई? प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में, पेन चेंज यार, ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु, इतना लिखने से अच्छा मैं बोल देता हूँ नाम और काम। प्रथम जो बौद्ध संगीति है राजगृह में हुआ था, और किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, यहीं वैभवगिरी पहाड़ी पे।
दूसरा जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में। तीसरा जो हुआ था यह अशोक के शासन में हुआ था, कहाँ पे? तो जस्ट याद कीजिए, पाटलिपुत्र से जस्ट थोड़ा सा उत्तर साइड में है, कहाँ पे? वैशाली में। और चौथा जो हुआ था, ये एकमात्र है जो बिहार से बाहर हुआ था, ये भी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। तो ये चारों का रिवीजन भी हो गया। तो पहला जो है यहाँ से संबंधित है किससे? वैभवगिरी से। तो अब क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। अब ये पूछ ही सकता है ना कि प्रथम बौद्ध संगीति किस पर्वत पे हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। किस पे? वैभवगिरी के। तो वैभवगिरी के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। तो ये डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यही इसी वैभवगिरी के पास में ब्रह्म कुंड भी है, जो कि लगभग 52 से 65 डिग्री टेम्परेचर रखता है। तो वैभवगिरी हो गया। वैभवगिरी प्रथम बौद्ध संगीति का साक्षी है और इसीलिए यह याद रखना है। जिला कौन सा है? हमेशा ध्यान रखना है, नालंदा में ही है। नालंदा जिला बोले या फिर इसका राजगीर गिरिजक की पहाड़ी कैसे संबंध बोले, दोनों सही है। हाँ, उसके बाद है रत्नागिरी पर्वत, जो कि रत्न से नाम से ही समझ में आ रहा है। वैभवगिरी देखो भाई, वैभव से ही संबंध राजगिरी से संबंधित है। तो हमने पहले ही बताया था, वैभव ये एक संपन्नता दर्शा रहा है, रत्नागिरी ये संपन्नता दर्शा रहा है कि यहाँ पैसे हैं। यहाँ कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना रोपवे भी है और यह दृश्य पूरी घाटी और गिरिधकुट का विहंगम दृश्य दिखाता है। तो गिरिधकुट पर्वत भी यहाँ से अच्छे दिखता है। रत्नागिरी पे यहाँ पे श्वेत शिखर भी बना हुआ है, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। रत्नागिरी क्या है कि ये पैसे, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार का जो खजाना है वो यहीं पे है। बिम्बिसार का खजाना यहीं पे छुपा हुआ है। तो हालांकि खोजा नहीं गया, अभी खोजा जा रहा है, बट ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार का जो खजाना है यहीं रत्नागिरी पर्वत में रखा गया है। रत्नागिरी पर्वत, जिला नालंदा, और यहाँ पे जो है ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ जैन तीर्थंकर के पदचिन्ह भी पाए जाते हैं और जापानी बुद्धिस्ट यहाँ पे आकर के क्या बोलते हैं, वो बैठ करके विपश्यना ध्यान वगैरह भी करते हैं। तो रत्नागिरी का जिला याद रखना है मेनली, और भारत का सबसे पुराना रोपवे यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक गिरिधकुट वल्चर पीक। तो अब देखो, गिरिधकुट पहले पूछता था, अभी वल्चर पीक पूछ रहा है। नाम वही है, गिद्ध को वल्चर कहते हैं। अब देखो यहाँ से अच्छे से देखो तो ये गिद्ध के जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो गिद्ध के जैसा दिखे जाने के कारण इसे गिरिधकुट पर्वत कहा जाता है। यह बिहार का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल है। इसका आकार एक बैठे हुए गिद्ध के जैसा है। बुद्ध ने यहीं पर लोटस सूत्र और प्राग परमिता का उपदेश दिया था। प्राग परमिता और लोटस सूत्र जो हैं, यह बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख साहित्य हैं और इनका जो रचना है बुद्ध ने इसी गिरिधकुट या वल्चर पीक पर बैठकर किया था। तो गिरिधकुट पर्वत आपको याद रहेगा कहाँ पे है? गिरिधकुट कहाँ पे, अभी हमने आपको बताया, ध्यान रखना, नालंदा या राजगीर बोले, राजगीर गिरियक बोले, तीनों सही होगा। और राजगीर की जगह पे अब क्या पूछ रहा है? वल्चर पीक पूछ रहा है, ध्यान रखना। चलो, गिरिधकुट हमने बता दिया, चोटी है ये और नालंदा में स्थित है। लगभग इसका ऊंचाई 312 मीटर है। ऊंचाई नहीं पूछता है तो छोड़ देना। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आपने देख ही लिया है। इसके बाद चलते हैं विपुलाचल पर्वत। विपुलाचल क्या है? यह एक चोटी है और यहाँ पे रॉक कट गुफा है, जिसमें भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ध्यान किया था। तो ध्यान और चिंतन, इस पहाड़ी पर बुद्ध के एकांत चिंतन का स्थान रहा है। यह पहाड़ी बुद्ध के एकांत चिंतन का स्थान रहा है। यहाँ पे इंद्रशाला गुफा भी स्थित है, जहाँ पे बुद्ध ध्यान लगाते थे। तो भगवान बुद्ध का ध्यान स्थल है यह, बुद्ध का ध्यान स्थल होने के कारण यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विपुलाचल एकांत और चिंतन का पर्वत है, हमने आपको बता ही दिया। अब विपुलाचल को ही विपुलगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद करने के लिए सारी चीज़ें, ऐसे देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है ये आज भी। और ये चीज़ ध्यान रखना कि मैंने कोई भी यहाँ पे फोटो है ना, वो डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल फोटो है, वहाँ पे फोटो लिया गया है हाई रेजोल्यूशन कैमरा के द्वारा। तो विपुलाचल नालंदा में भगवान बुद्ध का ध्यान स्थल, ठीक है, पर्वत है नालंदा में, और भगवान बुद्ध का क्या है?
चिंतन स्थल है या साइक्लोपियन वाल का हिस्सा है। अच्छा देखो, अभी जो भी बताया ना सारे साइक्लोपियन वाल के ही हिस्से हैं। विपुलाचल हो गया, अभी देखो मैं दिखाता हूँ साइक्लोपियन में कौन कौन से आएंगे। तो जो हमने ट्रिक बताया था उसी में सब शामिल है। राजा वैभवशाली रत्न विपुल सोने में उदय होता है। यहाँ पे हमने एक हाइड किया हुआ है, कौन सा? एक छोटा सा हमने हाइड किया है, गृधकुट वाला। गृधकुट जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। राजा वैभवशाली रत्न गृध विपुल सोने में उदय होता है। तो राजा से राजगीर गिरिया की पहाड़ी में जो साइक्लोपियन दीवार है उसमें रत्नागिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी या विपुल को विपुलाचल भी बोलते हैं। तो ये पांचों पहाड़ी है, कौन कौन सा? वैभवगिरी, रत्नगिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। ये पांचों जो है राजगीर की, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये पांचों जो है राजगीर के कौन सा? साइक्लोपियन दीवार का हिस्सा है। कौन कौन सा पांचों भाई? तो यहाँ गृधकुट छोड़ करके पांचों, वैभवगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। तो वो ध्यान रखना आपको, साइक्लोपियन दीवार में के हिस्से कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपुलाचल के बाद अगला है सोनगिरी पर्वत, जो कि नालंदा जिले में ही स्थित है और इसे सोनगिरी के साथ साथ स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि पहले हमने रत्नागिरी बताया था और फिर सोनगिरी भी, इन दोनों में बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है और इसका रंग जो आप देखेंगे सोने जैसे थोड़ा सा भूरा है, इसलिए इसे सोनगिरी कहा गया है। तो स्वर्णगिरी कहाँ है? जिला पहले देखो भाई, नालंदा। जिला तो 100% याद होना चाहिए। सोनगिरी नालंदा। अब सोन कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक भी बताया हम, वहाँ से भी याद कर लो। ट्रिक से नहीं याद हो रहा है तो बस ये ध्यान रखो कि जो भी आपको क्या मिल जाए, संपन्नता वाली मिल जाए, वो कहाँ से संबंधित होगा? राजगीर गिरिया की पहाड़ी या नालंदा जिले से संबंधित होगा। तो सोनगिरी नालंदा में है और इसी मान्यता है कि बिंबिसार का खजाना यहीं पे छुपा हुआ है। सोनगिरी पर्वत है नालंदा में और इसका नामकरण जो है गोल्डन ह्यूड रॉक के कारण इसका नामकरण हुआ है, क्योंकि देखो वो सोने जैसा दिखता ही है, हालांकि सोना है नहीं। ठीक है, उसके बाद है उदयगिरी पर्वत। अब यहाँ पे जो उदयगिरी पर्वत है, यहाँ पे अब देखो उदयगिरी तो मतलब सूर्योदय, उदय सूर्योदय। तो उदय जो है ना, मतलब कि जो उदय होने का टाइम है सुबह का, ये सबसे अच्छा यहाँ से दृश्य होता है। सूर्योदय के अच्छा दृश्य के कारण इसका नाम उदयगिरी पड़ा है। तो बस ध्यान रखना है कि जो सूर्योदय होता है यहाँ पे बहुत अच्छा विजिबल होता है। यह पर्वत जैन तीर्थंकरों और 15वीं 17वीं शताब्दी के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी का अर्थ होता है उदय होता पर्वत, उदय होता पर्वत। यहाँ से उगते सूरज का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। ये साइक्लोपियन वाल के अवशेष यहाँ भी देखे जा सकते हैं। उदयगिरी का जिला उदयगिरी हमने बताया किससे संबंधित है? सूर्य से। सूर्य वैभव का प्रतीक है और इसलिए किस जिले से संबंधित है? नालंदा जिले से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी के बाद एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, उदयगिरी नालंदा में पर्वत है और उगते सूरज के कारण यहाँ से ली गई, इसका नाम उदयगिरी रखा गया है। श्रृंगार और इंद्रशाला पर्वत है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी राजगीर घाटी में ही स्थित है। तो इंद्रशाला या श्रृंगार पर्वत पूछे तो ये भी वैभव से ही संबंधित है भाई। वैभव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा। तो जो भी संपन्नता वाली चीज़ें हैं वो कहाँ मिलेंगे? राजगीर में। तो राजगीर में ये श्रृंगार या इंद्रशाला पर्वत। जरासंध का अखाड़ा, भाई जरासंध किस काल का था? महाभारत कालीन था और उसका अखाड़ा किस राज्य में है? यही नालंदा में, नालंदा के राजगीर में। यह महाभारत कालीन एक धरोहर है। यहाँ पे मगध नरेश जरासंध का यह अखाड़ा था। महाभारत के अनुसार यहीं पे भीम ने श्री कृष्ण की सलाह पर जरासंध के साथ 14 दिनों तक मल्लयुद्ध किया और फिर अंततः उसे मार डाला। आज भी इस प्राचीन पत्थर के अवशेष यहाँ पे मौजूद है। तो जरासंध का अखाड़ा बहुत भी है ये भाई, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। जरासंध का अखाड़ा कहाँ पे स्थित है? नालंदा में। और नालंदा के साथ इसको हम और क्या बोल सकते हैं? राजगीर गिरिया की पहाड़ी में भी बोल सकते हैं। तो जरासंध की अखाड़ा पहाड़ी जो है नालंदा में, उसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। यहाँ पे जरासंध को 14 दिन के युद्ध के बाद, रेसलिंग के बाद भीम ने जरासंध का वध किया था, जो कि आज भी
देखा जा सकता है यहाँ पे एक इतिहास के रूप में। तो जरासंध पहाड़ी का जिला बिल्कुल याद रखना हमेशा। उसके बाद है घोड़ा कटोरा पहाड़ी। कौन सा है? घोड़ा कटोरा पहाड़ी। यह घोड़ा कटोरा एक झील है जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यह थोड़ा टूरिज्म के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर कभी घूमने गया हो और एग्जाम क्वेश्चन दे दे। तो ध्यान रखना है कि घोड़ा कटोरा पहाड़ी जो है यह भी नालंदा जिले में है और यह घोड़ा कटोरा झील से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यह हमेशा चर्चे में भी रहता है। किस लिए? पर्यटन के लिए। घोड़ा कटोरा पहाड़ी यह नालंदा और राजगीर के निकट है। इसमें जो है 3 तरफ से घोड़ा कटोरा लेक से यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा? घोड़ा कटोरा पहाड़ी। तो घोड़ा कटोरा पहाड़ी एकमात्र है जो कि 3 तरफ लेक झील से घिरा हुआ है, घोड़ा कटोरा झील से। किस जिले में है? तो कभी कभी देखो जिला का नाम ना दे करिए, राजगीर दे देता है, इसलिए हम बार बार राजगीर भी जोड़ रहे हैं। तो ध्यान रखना। चलो अब है पिपला या पीर की पहाड़ी। ये भी नालंदा में स्थित है। हमने जो ट्रिक बताया था अभी तक नालंदा ही चल रहा है। यह बाथोलित संरचना है और ऐतिहासिक रूप से उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थल रहा है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के लिए कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है भाई? नालंदा जिले का कौन सा पहाड़ी? पीर पहाड़ी या बिहार शरीफ की पहाड़ी। ध्यान रखना, नाम याद रखना कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा जिले की पीर पहाड़ी या बिहार शरीफ की पहाड़ी। इसका भूविज्ञान बाथोलिथी से संबंधित है। ये भी छोटा नागपुर पठार का ही विस्तृत रूप है और यहाँ पे स्थित बहुत बिहारों के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है, बिहार शरीफ देखो, बिहार शरीफ मतलब कि शरीफ लोग बिहार में रहते हैं। तो बिहार शरीफ कहाँ पे है? नालंदा में। और इसी बिहार शरीफ में बहुत सारे बिहार थे जिस कारण इसका क्षेत्र का नाम बिहार पड़ना शुरू हुआ। इसका खुद का नाम भी बिहार शरीफ ही है। थोड़ा हम साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बिहार शरीफ की पहाड़ी या पीर पहाड़ी के जिले में है, नालंदा जिले या बिहार शरीफ। ध्यान रखना। पिपला या बिहार शरीफ की पहाड़ी नालंदा में है स्थित। ठीक है, गिरियक की पहाड़ी। तो राजगीर गिरियक की पहाड़ी कहाँ पे है? राजगीर और नालंदा मार्ग में आता है। खासकर जिला पूछेगा तो नालंदा जिला में। ठीक है, यह पहाड़ी राजगीर पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो बिहार शरीफ और राजगीर के बीच स्थित है। प्राचीन काल में यह राजगीर और नालंदा को जोड़ता था। राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच एक व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता था। तो गिरिया की पहाड़ी 2 पहाड़ी को जोड़ता है, राजगीर और नालंदा जिले को जोड़ता है और इसलिए यह फेमस भी है। तो गिरिया की पहाड़ी नालंदा जिला, राजगीर भी पूछे तो भी सही है। जिला नालंदा गिरियक और नालंदा के बीच में स्थित है। चलो अब यहाँ से नालंदा श्रेणी या राजगीर गिरियक की जो पहाड़ी थी नालंदा जिले की वो खत्म हुआ। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो राजगीर और गिरियक क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें प्रमुख थी सोना और सूर्य के लिए सोनगिरी और उदयगिरी, शक्ति और सुरक्षा के लिए जरासंध का अखाड़ा और श्रृंगार, प्रकृति और शांति के लिए घोड़ा कटोरा और गिरियक की झील। तो ये सभी जो है ना गिरियक पहाड़ी, तो ये जो सभी है ना ये इसी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? राजगीर अर्थात नालंदा वाले क्षेत्र में। और ट्रिक क्या था? राजा वैभवशाली रत्न, चेंज करो यार, राजा वैभवशाली रत्न गिर्ध विपुल सोने में उदय होता है, जरा घोड़ा से गिरा पीर है। तो राजा राजगीर की पहाड़ी, वैभव से वैभवगिरी, रत्न से रत्नगिरी, गिरिध से गिरिधकूट पर्वत, विपुल से विपुलगिरी, सोने में सोनगिरी, उदय से उदयगिरी या उदलाचल, जरा से जरासंध का अखाड़ा पहाड़ी, घोड़ा से घोड़ा कटोरा पहाड़ी, गिरा से गिरियक पहाड़ी और पीर से पीपला पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी नालंदा के राजगीर वाले क्षेत्र, राजगीर अगर ऑप्शन में नालंदा दे, राजगीर दे, राजगीर गिरियक की पहाड़ी दे, सब सही होंगे। और इसको कैटेगराइज करिएगा तो सोने और सूर्य के लिए प्रसिद्ध है सोनगिरी, उदयगिरी, शक्ति सुरक्षा को मतलब ये थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए कि हाँ ये चीज़ें इससे रिलेटेड है। कुछ रिलेट करके याद करोगे ना तभी याद होगा, बाकी ये याद होने वाला है नहीं। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, इसलिए हमने ट्रिक भी दे दिया है, यहाँ से ध्यान रखना। बाकी आप क्या कर सकते हो, जो मैप हमने टेलीग्राम में दिया हुआ है उस मैप को डाउनलोड करो, ब्लैंक मैप है, उस ब्लैंक मैप को डाउनलोड करो और प्रिंट आउट करवा लो। लगभग 90 पैसा लेता है दोनों साइड प्रिंट आउट का। तो 90 पैसे में दोनों साइड प्रिंट हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। इधर भी आप प्रैक्टिस कर लो, इधर भी प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे, मतलब दोनों साइड प्रैक्टिस कर लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नालंदा के बाद हम देखेंगे गया की सभी प्रमुख पहाड़ियों के बारे में।
गया में जो भी पहाड़ियाँ हैं उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। जेठ डुंग ब्राह्मण जो बड़े ढोंगी ब्राह्मण हैं वे गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग करते हैं। तो गया में क्या है, जेठ डुंग ब्राह्मण गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग करते हैं। जेठ डुंग ब्राह्मण कहने का मतलब है कि जेठ जो ढोंगी ब्राह्मण होते हैं वो गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग का मतलब होता है गान करना, जो मंत्रोच्चार करना होता है वो। तो जो गया में हम जब घूमने एक बार गए थे तो वहाँ पे जो ढोंगी ब्राह्मण थे वे लोग गुरु राम प्रेम से, जो जेठ डुंग ब्राह्मण ढोंगी ब्राह्मण गुरु थे, वो राम प्रेम से मंगल प्राग कर रहे थे, मंगल गान कर रहे थे। तो बस ऐसे याद रखना है, जेठ डुंग ब्राह्मण गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग करते हैं। फिर से मेरे साथ थोड़ा रिपीट कीजिए। देखो मैं इधर जोड़ इसलिए दे रहा हूँ कि नालंदा वाला बहुत पूछता है और गया वाला पूछता है, बाकी को थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो। जेठ डुंग ब्राह्मण गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग करते हैं। तो जेठ से जेठियन की पहाड़ी, डुंग से डुंगेश्वरी पर्वत, ब्राह्मण से ब्रह्मयोनि, गुरु से गुरप्पा पहाड़ी, राम से रामशिला, प्रेम से प्रेतशिला, मंगल से मंगला गौरी, प्राग से प्राग प्रहार। तो ऐसे करके सभी आपको याद रखने होंगे। कौन कौन सा, जेठियन, डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनि, गुरु से गुरप्पा पहाड़ी, राम से रामशिला, प्रेतशिला, मंगल गौरी। तो ये सभी पहाड़ी आपको याद हो जाएंगी इस ट्रिक से भी। ये कौन सा है, तो गया का। अब एक चीज़ है कि लंबे समय तक याद करने के लिए या तो ट्रिक से याद कीजिए या फिर मैप पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ब्लैंक मैप हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो गया का जो पवित्र पर्वत है कौन कौन से हैं, गया और जहानाबाद क्षेत्र में, तो दोनों देख लेते हैं। जहानाबाद और गया वाला को हम लोग एक साथ किए हुए हैं। तो पहले तो हम सिर्फ गया देखेंगे और इसके बाद जहानाबाद है। जहानाबाद में मात्र 2 ही पहाड़ी है, बराबर और आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े हुइएगा। मेंस टाइम में भी हम लोग हमेशा से पढ़ते रहते हैं। बराबर और नागार्जुन जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो आपको कहाँ चले जाएंगी, जहानाबाद में। जबकि गया में कौन कौन सा है, जेठ डुंग ब्राह्मण गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग करते हैं। तो ऐसे याद कर लो या वैसे करना याद ही है और जिला याद होना चाहिए। ब्रह्मयोनि पर्वत जो है वो गया में है। यह जो है सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ब्रह्मयोनि पर्वत गया जिले में है और सृजन और पुनर्जन्म का इसे प्रतीक माना जाता है। यह विष्णुपद मंदिर के ही लगभग नज़दीक 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पे जो है गया का तीर्थ परिसर का यह मुकुट ब्रह्मयोनि अर्थात निर्माता का जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो ब्रह्मयोनि है इसे निर्माता का जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। यह 2 संकरी प्राकृतिक गुफाएं हैं यहाँ पे, जिसे गुजरने के बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखना कि जो गया का ब्रह्मयोनि पर्वत है कहाँ स्थित है, गया में स्थित है। जैसे कि पटना वाला पूछा था कि पटना में स्थित हरमंदिर साहब कहाँ है, तो ऐसे ये भी पूछ सकता है कि गया का ब्रह्मयोनि पर्वत। तो ध्यान रखना कि गया का ब्रह्मयोनि पर्वत गया में स्थित है और इसे जन्मदाता का जन्मस्थल माना जाता है। मातृयोनि गुफा, यहाँ पे मातृयोनि 2 गुफाएं हैं जिसे पार करना पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के समान माना जाता है। तो बस जिला भी याद रखो कि ब्रह्मयोनि पर्वत कहाँ पे है, गया में। यह एक पहाड़ी है, गया में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है। इसके बाद आता है रामशिला। अब रामशिला राम से संबंधित है भाई, तो राम के चरण यहाँ चिन्ह देखे जाते हैं। प्रभु राम के यहाँ पद चिन्ह मिले हुए हैं, इसीलिए इसे रामशिला नाम दिया गया है। जब भगवान राम को वनवास हो जाता है और वनवास के बाद जब वो उनके पता चलता है कि इनके पिता का मृत्यु हो गया है, तो वहीं पे उन्होंने पिंडदान किया था। ये भी एक कारण है कि इसका नाम रामशिला रखा गया। और रामशिला है कहाँ पे, तुरंत आप सुन लिए, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। रामशिला भी गया में ही है। पहाड़ी श्रेणी है, गया में स्थित है, 365 मीटर ऊंची है। यह रामायण से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे भगवान राम ने वनवास काल में अपने पितरों का पिंडदान किया था। यहाँ पे भगवान राम के पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद है प्रेत आत्माओं की मुक्ति का द्वार है प्रेतशिला, और ये भी गया में ही है। तो प्रेतशिला, रामशिला, भूतशिला ये सभी गया में ही है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि
कि जो भी अकाल मृत्यु जिनका हुआ है वो सभी पूर्वजों के लिए हम लोग वहाँ पे जाके पिंड दान करते हैं ताकि उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिले। तो प्रेत आत्माओं का ये पर्वत है। यहाँ पर हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह स्थान मृत्यु के देवता यमराज से संबंधित है और अकाल मृत्यु प्राप्त हुए लोगों के पिंड दान के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा? प्रेतशिला। तो प्रेतशिला गया में है। इसकी ऊंचाई 388 मीटर है। स्थान इसका जो है गया से लगभग 8 किलोमीटर थोड़ा सा बाहर है। मेन जो गया है उससे थोड़ा सा बाहर है, जो जिला मुख्यालय है। और यह प्रेत आत्मा या प्रेत राज यमराज से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेतशिला एक पहाड़ी है, गया में स्थित है, लगभग 388 मीटर है। कुछ सोर्स में इसे 266 मीटर भी कहा जाता है। इसे प्रेत आत्माओं का प्रवास स्थल कहा जाता है कि यहाँ प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। यहाँ पे पिंड दान करने के बाद जो अकाल मृत्यु हुआ है उन्हें शांति मिल जाती है। आप सुने होइएगा कि गया में लोग पिंड दान करने जाते हैं यहीं पे। अगला है मंगला गौरी शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठ है भारत में माता सती के, उनमें से एक है हमारा मंगला गौरी शक्तिपीठ। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माँ का स्तन गिरा था, इसीलिए ऐसे शक्तिपीठ का स्थल माना जाता है, इसलिए यह फेमस भी है। नवरात्रि में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है और इसका संबंध पाल राजवंश से माना जाता है। यहाँ पे गया आने वाले वैष्णव शासकों का या वैष्णव शक्त दोनों जो भी लोग हैं यहाँ आना अनिवार्य माना जाता है कि जो भी गया घूमने जा रहे हैं उन्हें मंगला गौरी शक्तिपीठ जाना अनिवार्य माना जाता है। यह ग्रेनाइट निर्मित बैथोलिट चट्टानें हैं और श्रेणी पूछेगा तो आपको पता ही है कि छोटा नागपुर पहाड़ी का जो धारावार श्रेणी है ये सब उसी के भाग हैं। तो मंगला गौरी शक्तिपीठ कहाँ पे है? गया में। किस पहाड़ी पे है? खुद ही इसका नाम है मंगला गौरी पहाड़ी। डुंगेश्वरी हमने बताया था। अब देखो दो चीज़ें ध्यान रखना है। हमने आपको मुंडेश्वरी पर्वत बताया था कैमूर में, डुंगेश्वरी आपको गया में मिलेगा और फिर यहाँ पे मंगला गौरी शक्तिपीठ भी गया में ही है। आगे हम लोग देखते हैं। मंगला गौरी एक पहाड़ी है, गया में स्थित है और यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। बिहार के किस जिले में है? गया में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गॉडेस सती के यहाँ स्तन गिरने से यह बना हुआ है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। जेठियन बुद्ध का प्राचीन मार्ग है। जेठियन पहाड़ी भी बोध गया में है और ट्रिक में हमने बताया ही था कि जेठ ढोंगी ब्राह्मण करके, तो वो आपको याद रखने हैं कि जेठियन जो पहाड़ी है ये बुद्ध का प्राचीन मार्ग है। बुद्ध इसी मार्ग से होते हुए कई बार यात्राएं इन्होंने किया, कई बार मगध की राजधानी भी गए, तो ये इनके रास्ता के रूप में ये जेठियन पहाड़ी को यूज करते थे। यह जो भिक्षुओं का मार्ग होता था, यह घाटी प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं के आवागमन का मुख्य रास्ता थी, जिनका उल्लेख ज्योग्राफी ऑफ बिहार में किया गया है। बिहार के जो बुक हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार, उनमें यह उल्लेख मिलता है। यह ऐतिहासिक बौद्ध ट्रेल है। बौद्ध ट्रेल का मतलब पथ है। भूविज्ञान दक्षिण बिहार बैथोलित है और महत्व राजगीर बोध गया का संपर्क मार्ग था। मतलब इधर है आपको बोध गया और इधर है राजगीर, दोनों के जाने के लिए रास्ता का इसे यूज किया गया है हमेशा। अब ये क्या किया गया है ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि जेठियन पहाड़ी कहाँ पे है? बोध गया में। बस उतना याद रखो। जेठियन एक पहाड़ी है, गया में स्थित है, ऊंचाई 266 मीटर। अगला है डुंगेश्वरी, जो कि भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय के समय या ज्ञान के पूर्व जो पूर्व की तपस्या थी वो कहाँ पे हुई थी? तो यहीं डुंगेश्वरी पर्वत में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने इसी पहाड़ी की गुफाओं में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। जब हम लोग भगवान बुद्ध की जीवनी को पढ़ेंगे तो पाते हैं कि वे पहले तपस्या करते हैं 6 साल और फिर वहाँ पे ज्ञान नहीं मिलने के बाद वे चले जाते हैं बोध गया वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो वहाँ से पूर्व उन्होंने डुंगेश्वरी में ही क्या किया था? तपस्या किया था 6 साल। तो डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ है? देखो मुंडेश्वरी था वो, मुंडेश्वरी ये था कैमूर में। कैमूर रोहतास की पहाड़ी पर मुंडेश्वरी। यहाँ है डुंगेश्वरी, ये कहाँ पे है? गया में। डुंगेश्वरी पहाड़ी या महाकाल गुफाएं भी इसे कहा जाता है।
यह पहाड़ी है, गया में स्थित है। और ये चूहा घूम रहा है। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न भी पूछती है कि डुंगेश्वरी पर्वत किस जिले में स्थित है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अगला है प्राग बोधि पर्वत। प्राग बोधि पर्वत जो हमने प्राग ट्रिक बताया था, यह भी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पूर्व का साक्षी रहा है। यहाँ पे कुछ समय तक भगवान बुद्ध ने अपना तपस्या पूरा किया था, कुछ दिन तक यहाँ पे तपस्या उन्होंने किया था। चलिए, तो प्राग बोधि भी कहाँ पे, बोधि से संबंधित है तो गया याद हो ही जाएगा। प्राग बोधि या महाकाल पर्वत कहाँ पे है, अरे सॉरी, महाकाल पर्वत इधर था, डुंगेश्वरी या महाकाल, और प्राग बोधि ये गया में है, ध्यान रखना। यह डुंगेश्वरी स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने संबोधि ज्ञान प्राप्ति से पहले 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तो आप कहोगे भाई प्राग बोधि में भी तपस्या करें, डुंगेश्वरी में करें, दोनों आसपास में है और दोनों पे तपस्या करने के दौरान, जैसे मान लो कि अपना घर है तो घर से बाहर तो जाओगे ना, तो इस तरह से दोनों टाइम तपस्या के लिए अलग अलग चीज़ें यूज करते थे अलग अलग जगहों पर। प्राग बोधि पर्वत हो गया। इसके बाद है एक अंतिम में गुरुपा का या कुक्कुट पादगिरी। गुरुपा पहाड़ी या कुक्कुट पादगिरी, यह महाकश्यप जो बौद्ध धर्म गुरु थे उनके निर्माण का स्थल है गुरुपा पहाड़ी, इसलिए गुरु का पहाड़ी, गुरुपा पहाड़ी या कुक्कुटपाद पहाड़ी। यहाँ से मान्यता है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप को यहाँ पे चट्टान फाड़ करके वे इन कर गए थे, उन्होंने यहीं पे समाधि ली हुई थी। तो यहाँ पर्वत के गर्भ में तब तक समाधि में रहेंगे जब तक भविष्य में बुद्ध मैत्रेय का पृथ्वी पर आगमन नहीं हो जाता है, ऐसा मान्यता है। हालांकि ये पूछेगा नहीं मान्यता, बस ये ध्यान रखना कि महाकश्यप का परिनिर्वाण जो स्थल है या जो उन्होंने समाधि ली हुई है वो कहाँ पे है, तो गुरुपा पहाड़ी। गुरुपा पहाड़ी कहाँ है, गया में है, या इसे कुक्कुटपाद पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ से जुड़ी हुई कहानी है कि इस चट्टान को फाड़ करके अंदर महाकश्यप घुसे थे और वे तब तक तपस्या करते रहेंगे जब तक भगवान बुद्ध का अगला जन्म नहीं हो जाता है। तो ये गुरुपा पहाड़ी पर्वत का क्षेत्र है, गया में है, 400 मीटर लगभग ऊंचाई है इसकी। अब यहाँ तक हम लोग गया को कंप्लीट कर लिए। यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा, गया। गया जिले में जो भी पहाड़ियाँ थी हमने पढ़ा, और इससे संबंधित जो ट्रिक था वो कुछ इस तरह से था, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। जेठ डुंग ब्राह्मण गुरु राम प्रेम से मंगल प्राग करते हैं, मंगल गान करते हैं। जेठ से जेठियन, डुंग से डुंगेश्वरी, ब्राह्मण से ब्रह्मयोनि, गुरु से गुरप्पा पहाड़ी, राम से रामशिला, प्रेम से प्रेतशिला, मंगल से मंगला गौरी। तो ये आपको ध्यान रखना, प्राग छूट गया, प्राग से प्राग पहाड़ी। तो ये सभी जो गया की पहाड़ियाँ हैं इसमें प्रमुख जो है जेठियन है, डुंगेश्वरी है, ब्रह्मयोनि है, रामशिला, प्रेतशिला और मंगला गौरी है, इसे याद रखना है। आप एक दो बार पढ़े रहोगे ना तो ऑप्शन से भी हो जाता है आंसर सही। तो गया के बाद हम लोग अब जहानाबाद में चलेंगे, और जहानाबाद में 2 ही पहाड़ी है। एक है बराबर की पहाड़ी जो कि विश्व की प्राचीनतम रॉक कट गुफा का उदाहरण है। कौन सा, बराबर की पहाड़ी विश्व की प्राचीनतम रॉक कट गुफा का उदाहरण है। यह जहानाबाद जिले में स्थित है। ये मेंस में भी हम लोग को पढ़ना है कि जब मेंस में कला पूछता है कि उत्तर बिहार की पर्वत पहाड़ी या क्या बोलते हैं उत्तर बिहार के या उत्तर भारत के जब मंदिरों के या गुफा मंदिरों का जब विशेषता पूछी जाती है तो मेंस में हम लोग लिखते हैं इसी के बारे में। तो मेंस को हम लोग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर जिला और इससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। बराबर पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम रॉक कट गुफाएं हैं। यह जहानाबाद जिले में स्थित है। कुछ क्षेत्र इसका गया में भी आता है, इसलिए गया और जहानाबाद की सीमा पर भी इसे कभी कभी आपको उत्तर में मिलेगा कहीं कहीं क्षेत्रों में। इसका निर्माण काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल में हुआ था, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। थोड़ा सा मुझे कैमरा छोटा करना होगा अपना। इसी मान्यता है कि सम्राट अशोक ने 261 से 250 बीसी तक जब शासन किया तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की साधुओं के लिए इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक इसका निर्माण एक दिन तो होगा नहीं, तो 261 से 250 बीसी तक इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI से भी सुपर VVI क्वेश्चन है भाई कि बराबर की पहाड़ी किस जिले में है, जहानाबाद। कभी कभी जहानाबाद और गया का सीमा भी देगा तो सही रहेगा। इसे बनवाया कौन था, तो सम्राट अशोक ने 261 से 250 ईसा पूर्व में इसे बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे
मान्यता कि अभी भी है वर्तमान में कि जब गुफाओं की वास्तुकला ऐसी रखी गई है कि ध्वनि जब हम बोलते हैं तो लंबे समय तक गूंजते रहता है। तो बराबर की पहाड़ियाँ जहानाबाद में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। बराबर पहाड़ी है, जहानाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पे 2 गुफाएं मिलेंगी आपको। कौन कौन सा? नागार्जुनी, एक सेकेंड आपको मैं कंफर्म कर दूं, और बराबर। नागार्जुनी में क्या है कि ये दोनों, जैसे कि बराबर की जो पहाड़ी है बराबर, अब यहीं पे एक नागार्जुनी पहाड़ी है, दोनों ना एक ही हाथी के 2 हिस्से के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ तो बस हमने जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ये सिंपली इसका जो हम लोग चित्र बनाने के लिए जो मेंस में यूज करते हैं कि बराबर की पहाड़ियों की जो वास्तुकला है कुछ इस तरह से है, तो ये वो चीज़ें हो गई। बट दोनों जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये दोनों एक ही हाथी के 2 भाग के रूप में दिखाई देते हैं। पॉलिश इंटीरियर है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेंस में भी सबसे प्राचीन रॉक कट केव है। यहाँ पे 4 केव मिलेंगे, कर्ण चौपाड़, लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा। ये चारों भी पूछे जाता है कि कर्ण चौपाड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा, ये चारों कहाँ पे हैं? बराबर की पहाड़ियों में है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। बराबर के बाद हम लोग देखेंगे नागार्जुनी पहाड़ियाँ। अब नागार्जुन देखो, ये छोटी छोटी है भाई, ये देखो कितना छोटा दिख रहा है। जिला जहानाबाद, बराबर पहाड़ियों से बस नज़दीक में ही, ये भी 1 किलोमीटर, तो अब विस्तार वहाँ तक होगा ही इसका। निर्माता सम्राट अशोक के पौत्र। अच्छा देखो, पहला जो है बराबर अशोक ने बनवाया, दूसरा है अशोक का पौत्र दशरथ द्वारा इसे निर्मित किया गया था। तो दोनों ध्यान रखें, दोनों का निर्माण करता बराबर की पहाड़ी अशोक बनवाता है, नागार्जुनी की पहाड़ी दशरथ ने बनवाया था। और इसमें गुफाएं हैं गोपिका, वदथिका और वाइपिका। इसमें कौन कौन सी गुफाएं थी? विश्वकर्मा, सुदामा, लोमस ऋषि और कर्ण चौपाड़। कर्ण चौपाड़, लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा, तो ये 4 यहाँ हो गए, और 2 गोपिका, वदथिका और वाइपिका, ये 3 हो गए। किसमें? इसमें 3 गुफाएं हैं, किसके अंदर? नागार्जुनी पहाड़ियों के अंदर। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब जो पीछे ही वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे उनको याद नहीं हो पाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो मतलब समझे दोनों बहुत वीवीआई है। मेंस में भी यहाँ से हम लोग, मेंस के लिए भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दादा अशोक की तरह दशरथ ने भी आजीविक समुदाय के लिए चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया था। यहाँ पाए गए शिलालेखों में दशरथ मौर्य को देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो नागार्जुन और बराबर पहाड़ी है। बराबर और नागार्जुन दोनों जहानाबाद या गया जहानाबाद की सीमा पर हैं। बराबर की पहाड़ियाँ अशोक ने बनवाया, इसमें 4 छोटी छोटी गुफाएं हैं, कर्ण चौपाड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा। जबकि नागार्जुन जो पहाड़ियाँ हैं ये अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित है, और इसमें गोपिका, वाइपिका और वैदथिका नामक छोटी छोटी गुफाएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागार्जुनी पहाड़ियाँ जहानाबाद, तो लगभग यही सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाया हुआ है। अब है नवादा की पहाड़ियाँ। कुछ नवादा के क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनके जिले पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो नवादा में पहाड़ियाँ हैं उनके नाम हैं दुर्वासा ऋषि पहाड़ी या दुर्वासा पहाड़ी, श्रृंगेरश्वर पहाड़ी, लोमस ऋषि पहाड़ी और गिद्धेश्वर। अब यहाँ ना दोनों चीज़ें में कंफ्यूज नहीं होगा। गिद्धकूट था राजगीर में और गिद्धेश्वर है नवादा में। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एक तारा या ककोलत पहाड़ी, या नवादा के थाली बाजार के निकट है, और यहीं पे ककोलत पहाड़ी, क्योंकि यहाँ से ककोलत जलप्रपात गिरता है, तो ककोलत जलप्रपात के निकट है ककोलत पहाड़ी। कहाँ पे है ये? नवादा में, और इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है लगभग। बिहार का सबसे प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात यहीं पे है। ऐतिहासिक रूप से त्रेता युग की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा ऋषि के श्राप से अजगर बन गया था। वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ यात्रा की और उसे श्राप से मुक्त कराया था। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से नाग योनि या सर्प योनि से मुक्ति मिलती है। तो ककोलत की पहाड़ी पर जो ककोलत झरना है उस पर आप नहाओगे तो आप सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। तो ककोलत झरना कहाँ है भाई? नवादा में। और यहीं पे एक तारा पहाड़ी है या ककोलत पहाड़ी भी है, तो दोनों ध्यान रखना। कभी कभी हम लोग ये याद करते हैं कि ककोलत जलप्रपात कहाँ है, लेकिन ककोलत पहाड़ी बहुत कम लोगों को पता था। ककोलत पहाड़ी पूछते तो गलत करके मत आ जाना। ककोलत या एक तारा पहाड़ी है, नवादा में स्थित है। चलिए उसके बाद है श्रृंगऋषि पहाड़ी या श्रृंगी पहाड़ी, बस याद रखो श्रृंगी से भी, इसका भी जिला नवादा है। ठीक है,
श्रृंगरेखी पहाड़ी नवादा जिले में 555 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद दुर्वासा ऋषि पहाड़ी, दुर्वासा ऋषि पहाड़ी भी नवादा में ही स्थित है और यह लगभग 661 मीटर ऊंचाई पे है। यह छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है बिहार में। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है लगभग 661 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि का तपस्या स्थल था यह, इसीलिए इसका नाम दुर्वासा पहाड़ी पड़ा। ठीक है, और जिला कौन सा था भाई? अभी हमने बताया नवादा, अभी नवादा ही चल रहा है। उसका दुर्वासा ऋषि पहाड़ी, ये पहाड़ी है और नवादा जिले में विस्तृत है। यह छोटा नागपुर प्लेट्यू या जो नीचे धारावाड़ चट्टान है उसी का विस्तृत है। उसके बाद महाबर पहाड़ी, यह भी नवादा जिले में स्थित है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नवादा जिले में 549 मीटर। ये बीपीएससी बहुत ज़्यादा इधर क्वेश्चन नहीं पूछती, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। लोमस ऋषि और गौतम ऋषि पहाड़ी। अब देखो लोमस जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो बराबर में गुफाएं थी वो गुफा थी लोमस, लेकिन यहाँ पे ये अलग पहाड़ी है। नवादा और गया की सीमा पर लोमस और गौतम ऋषि पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पे? नवादा और गया की सीमा पर। नवादा के लिए हमने क्या ट्रिक रखा था? नवादा क्षेत्र के लिए ट्रिक था दुर्वासा ऋषि श्रृंग पर, एक सेकंड, दुर्वासा ऋषि श्रृंग पर महान लोमेश गिधेश एकत्र हुए। दुर्वासा ऋषि श्रृंग पर महान लोमेश गिधेश एकत्र हुए। और इसका किसके लिए क्या है? तो देखो दुर्वासा ऋषि के लिए दुर्वासा पहाड़ी, उसके बाद है श्रृंग पर महान लोमेश, तो श्रृंग से श्रृंगरिक पहाड़ी, महान से महाबर पहाड़ी, गिधेश लोमेश से लोमेश या गौतम की पहाड़ी, गिधेश से गिधेश पहाड़ी। रुका हुआ है, एक बार फिर से आप हमारे साथ रिपीट कीजिए। दुर्वासा से दुर्वासा ऋषि पहाड़ी, दुर्वासा पहाड़ी, दुर्वासा याद रखिए बस। श्रृंग से श्रृंगरिखी या श्रृंग पहाड़ी, महान से महाबर पहाड़ी, लोमेश गिधेश से लोमस पहाड़ी, लोमस या गौतम पहाड़ी। यहीं पे ककोलत जलप्रपात है या ककोलत पहाड़ी भी है। तो बस ध्यान रखना है आपको कि हम सारी चीज़ों को क्या कर सकें, याद रख सकें। और सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी आपके लिए कि आप मैप का यूज कीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए और ब्लैंक मैप पर आप जब चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे, खुद से पॉइंटिंग करेंगे कि कौन सा जिला में कौन कौन सा पहाड़ी है, 100% याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि जिला का लिस्ट हम भी नीचे देंगे ही देंगे। मुंगेर, जमुई और बांका क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ उनको देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला यह मुंगेर, जमुई और बांका क्षेत्र में है। जिला मुख्य रूप से मुंगेर और जमुई सभी दोनों में फैला हुआ है। जमालपुर से लेकर जमुई स्टेशन तक इसका विस्तार देखा जाता है। यह खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला का अगला है। खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला मुंगेर और जमुई दोनों में विस्तृत है। उसके बाद है सप्तपर्णी या सप्तपर्णी पहाड़ी। एक था सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगीर में था, जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ये है सतपहाड़ी या सतपर्णी पहाड़ी जो कि मुंगेर और जमुई और बांका क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये तीनों क्षेत्रों में विस्तृत है। यह मुख्य रूप से नीचे मतलब जो बिहार का निचला क्षेत्र है, धारावाड़कालीन चट्टानों का ही विस्तार है। सप्तपर्णी पहाड़ी एक चोटी है, मुंगेर और जमुई की सीमा पर है और लगभग इसकी ऊंचाई 806 फीट या 550 मीटर है। खड़गपुर की यह सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखना है कि जो खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला है ना, इसी की ऊंची चोटी है सप्तपर्णी या सप्तपर्णी पहाड़ी। इसकी ऊंचाई जिला 3 में है, मुंगेर जमुई, तो दोनों ध्यान रखना है, मुंगेर और जमुई की सीमा पर। साथ साथ इसका ऊंचाई जो सबसे ऊंची चोटी है सप्तपर्णी 550 मीटर है। तो तीनों चीज़ें ध्यान रखना है। सप्तपर्णी जो पहाड़ी है यह एक चोटी है। किसकी चोटी है भाई? तो खड़गपुर पहाड़ी का। इसकी ऊंचाई 1806 फीट या 550 मीटर है। इसकी सीमा मुंगेर और जमुई में विस्तृत है। यहाँ पे किउल नदी गौर्ज भी बनाती है।
उसके बाद है गिद्धेश्वर पहाड़ी, जो कि मुंबई, जमुई और बांका तीनों क्षेत्रों में विस्तृत है। तीनों जिलों में इसकी अवस्थिति देखने को मिलता है। और कुछ दिन पहले हम लोग गिद्धकूट पढ़े थे। गिद्धकूट कहाँ था? राजगीर में, राजगीर या नालंदा में। जबकि ये गिद्धेश्वर जो पहाड़ी है ये कहाँ पे है? जमुई नवादा के सीमा पे। पहाड़ी है नवादा और जमुई के सीमा पे से, बस इतना ही, इधर के लिए इतना काफ़ी है। एक है बतिया पहाड़ी, देखो बतिया से कोई लोग बेतिया नहीं समझ लेना, बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में है और उससे बिल्कुल समझ से ये रिलेटेड नहीं है। बतिया पहाड़ी श्रृंखला ये भी मुंगेर और जमुई क्षेत्रों में विस्तृत है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मिला जो हम जिसका इंतजार में थे। मंदार पर्वत जो है यह बांका क्षेत्र में है, बांका के बौंसी ब्लॉक में, और यहाँ पे बौंसी मेला भी लगता है, बहुत फेमस है। मंदार पर्वत, ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र के मंथन के समय इसी पर्वत का उपयोग किया गया था, और समुद्र मंथन की मथानी का यहाँ पे अभी भी चिन्ह इस पर्वत पर देखने को मिलता है। मकर संक्रांति पर यहाँ पे प्रसिद्ध बौंसी मेला लगता है। समुद्र के मंथन के समय जब अमृत निकला था तो इसी पर्वत का उपयोग किया गया था, कौन सा? मंदार पर्वत का। और यही मंदार पर्वत कहाँ पे स्थित है? बांका में। ध्यान से याद करो फिर से, मंदार पर्वत बांका में। एक एक है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक नहीं बनाया है। तो मंदार पर्वत कहाँ पे है? मंदार पर्वत है बांका में, बांका के बौंसी ब्लॉक में। और यह प्राचीन समुद्र मंथन में उपयोग किए गए पत्थर से या पहाड़ी से संबंध रखता है। मंदार पर्वत एकल पर्वत है, बांका में स्थित है, और यह आइसोलेटेड, अकेले एक ही पर्वत है, इसके आसपास और कोई पर्वत है ही नहीं। तो इसलिए, और इसका मान्यता है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ किए थे, मतलब जो देवता लोग थे वो किए थे। कहाँ इसका उपयोग किए थे भाई? समुद्र मंथन में। दूसरा है बटेश्वर पहाड़ी। अब ये क्या है ना, भागलपुर में ये विस्तृत है। भागलपुर में कहलगांव के निकट इसे दिखेगा आपको बटेश्वर पहाड़ी। यहाँ पे बटेश्वर महादेव मंदिर भी है, और यहाँ पे गंगा जो है ना उत्तर की ओर फ्लो होने लगती है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ गंगा नदी चट्टानों से टकराकर उत्तर दिशा की ओर बहती है। 8वीं सदी का प्राचीन बटेश्वर नाथ मंदिर यहीं पे हमको देखने को मिलता है, बटेश्वर की पहाड़ी पे। तो बटेश्वर की पहाड़ी, कोई सोच भी नहीं सकता कि भागलपुर में भी पहाड़ी होगा, जो कि मैदानी क्षेत्र है जहाँ से गंगा बहती है। ध्यान रखना कि यहाँ से भी पहाड़ी है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? भागलपुर में, और कहलगांव के निकट है। यहाँ से टकराकर गंगा नदी उत्तर की ओर घूम जाती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण इसका इफेक्ट हो जाता है। एक तो जिला पूछेगा ही कि बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? भागलपुर में। यहाँ से गंगा नदी उत्तर की ओर फ्लो होने लगती है। जब आप बिहार के मैप को भी देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि गंगा मुड़ करके फिर ऊपर से जाकर के ऐसे आ रही है। तो ये ध्यान रखना बटेश्वर पहाड़ी के बारे में। बटेश्वर पहाड़ी है, भागलपुर के निकट यह स्थित है, गंगा के किनारे। और देखिए भागलपुर में यह है, और यहाँ पे गंगा जो है उत्तर की तरफ फ्लो होने लगती है। राजमहल की पहाड़ी जनरली झारखंड में है, लेकिन भागलपुर और बांका के क्षेत्र में भी थोड़ा सा इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी में ये दामिनी एकोह, जब आप पढ़े होइएगा भारत में जब जनजातीय क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह, तो उसमें एक शब्द आता है दामिनी एकोह, और यही भागलपुर, बांका का और झारखंड का जो ये क्षेत्र है दामिनी एकोह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर राजमहल पहाड़ी का क्या है? विस्तार है। इसकी विशेषता है कि जुरासिक काल का बेसाल्ट ट्रैप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, और गोंडवाना पादपों के यहाँ पे जीवाश्म भी देखने को मिलता है। मुगल काल में यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी से जुड़ा था, और 1857 का संथाल विद्रोह, देखो 1857 में क्रांति और 55 से 57 तक संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का केंद्र भी कौन सा यही क्षेत्र माना जाता है? कौन सा? दामिनी एकोह का राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो राजमहल पहाड़ी बिहार में कहाँ विस्तृत है? बिहार में भागलपुर, बांका वाले क्षेत्र में है, झारखंड के सीमा से यह लगा हुआ है। राजमहल पहाड़ी फिर से रिपीट करो, पहाड़ी श्रृंखला है, भागलपुर और बांका क्षेत्र में है। 1855 से 57 तक जो संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था, ये विद्रोह इसी क्षेत्र में हुआ था। अगला है शेखपुरा की पहाड़ियाँ, जो कि शेखपुरा जिले में है। जमालपुर की एक पहाड़ी है जो कि मुंगेर में है। अरे यार बीच में नहीं रुकेगा, ठीक है चलो देख लेते हैं। जमालपुर की एक पहाड़ी है
जो कि मुंगेर में स्थित है। तो इधर जो देखो मैं जिसका जिला बता रहा हूँ उसके पास जिला रट लो, बाकी से मतलब नहीं है। अब जिलावार मैं ये पढ़ाऊँगा नहीं, बट यहाँ पे मैं एक टेबल दे दिया हूँ कि जिलावार। जैसे कि हमने पश्चिम चंपारण पढ़ा, पश्चिम चंपारण में क्या-क्या था? सोमेश्वर श्रृंखला, सोमेश्वर चोटी, सोमेश्वर किला, हरहादुन, रामनगर घाटी। कैमूर में कैमूर पहाड़ी और मुंडेश्वरी पहाड़ी। कैमूर में मुंड है, ये ठीक था। रोहतास में केजीएफ है। रोहतास श्रृंखला के से कैमूर घाटी इधर ही है, कैमूर श्रृंखला, रोहतास श्रृंखला और केजीएफ था ना, रोहतास में केजीएफ है। के फॉर कैमूर, जी फॉर आपको गोरठन और एफ फॉर रोहतासगढ़ का किला था, ये था। औरंगाबाद में वैसा ही हम लोग देखे थे कि औरंगाबाद में शाहाबाद पहाड़ी क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। औरंगाबाद में शाहाबाद पहाड़ी हम लोग को मिला था, जो कि दोनों के सीमा कौन कौन सा, रोहतास और औरंगाबाद के संक्रमण क्षेत्र में था। वैसे ही हम लोग गया में देखा कि ब्रह्मयोनी, रामशिला, प्रेतशिला, मंगला गौरी, जेठीअन, डुंगेश्वरी, प्राग बोधि और गुरुपा पहाड़ी हम लोग को मिला। जहानाबाद में 2 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट थी, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ। नालंदा में बहुत सारी पहाड़ियाँ मिली, राजगीर, वैभवगिरी, रत्नागिरी। तो सभी का ये लिस्ट हो गया और इस तरह से हमारा सभी टोटल पहाड़ियाँ और इसके ज़िले कंप्लीट हो जाते हैं इस तरह से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन सारे कंटेंट हम दे रहे हैं। ऐसा कंटेंट हम गारंटी दे रहे हैं, कोई टीचर का नोट्स आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत वर्षों लगभग 7 साल इसमें हम काम किए हैं, तब जाके आपके पास हम पहुँचा पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो आपको ये क्लास कैसा लगा? आपके लिए होमवर्क मैं यहाँ पे दे देता हूँ। होमवर्क सबसे पहले तो आप बिहार का ब्लैंक मैप प्रिंट कीजिए और जिला वाइज सबको उसके ज़िला में समाहित कर लीजिए ट्रिक के साथ, और 2-4 बार पढ़ लीजिए, वीडियो से 2-4 बार देख लीजिए, 100% याद हो जाएगा। देखो अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में एक ही पूछेगा, और जो इम्पोर्टेंट और हाल में चर्चा में रहता है तो वो पूछता है। बाकी आपको बस ध्यान में रखना है कि कभी घुमा दिया तो आप गलत ना करो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम 100% दे रहे हैं अपना। आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि भाई वीडियो को थोड़ा लोगों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। जय हिंद, भारत की जय हो, और हम सब आगे बढ़ें, भारत भी आगे बढ़े। बस नेता भ्रष्टाचारी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो, नहीं तो हम लोग ख़त्म करेंगे ही। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।